पहाड़ों की चोटी को फतेह करना है तो छोटे छोटे कदम बढ़ाना सीखिए, दौड़ना अपने आप आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं चार्ल्स डुहिक की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट की। कहते हैं कि अगर एक ही चीज आप रोज प्रैक्टिस करें तो वो आपकी आदत बन जाती है। अब अगर उसी आदत को अपनी जीत के लिए इस्तेमाल किया जाए या अपनी जीत के हिसाब से, अपनी मंजिल के हिसाब से अपनी आदतें बनाई जाएं तो जीत पक्की हो जाती है। उदाहरण के तौर पर माइकल फेल्प्स की कहानी। माइकल फेल्प्स के कोच बॉब बोमेन ने माइकल फेल्प्स को उनके रेगुलर रूटीन पर, डे बाय डे रूटीन पर काम करने के लिए कहा, उसमें उनकी आदतें सुधारने के लिए कहा। दूसरे कोचेस जहां पर स्विमर्स को उनके तैरने में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने को कहते थे, माइकल फेल्प्स के लोकल कोच बॉब बोमेन ने माइकल फेल्प्स को अपने दिन को सुधारने को कहा। उसके पीछे एक लॉजिक था और वो ये कि फेल्प्स का दिमाग उस रूटीन से, उस आदत से इतना परिचित हो चुका था कि वो दूसरी चीजों को लेकर, अपने रूटीन को लेकर चिंता नहीं करते थे। उनका सारा फोकस अपने तैरने पर होता था। यहां तक कि कोच बॉब बोमेन ने उनके तैरने को भी उनकी आदत बना दिया था, जिसकी वजह से माइकल फेल्प्स जब कंपटीशन की तैयारी करते थे तो कोई खास सत्र की तैयारी नहीं करते थे। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले तैयारी नहीं करते थे जैसे कि बाकी तैराक करते थे। माइकल फेल्प्स पूरे जीवन हर दिन तैराकी की प्रैक्टिस करते रहे। उन्होंने उसे अपनी आदत बना लिया। पर यह सब इतना आसान नहीं था। बोमेन कहते हैं कि हम तब तक अलग अलग चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे जब तक कि हमें वो एक चीज, वो एक तरीका नहीं पता लग गया जिससे हमें फायदा हो रहा था। बस आगे चलकर हमें ये एहसास हुआ कि जीत के जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे क्षण हैं, उन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके अगर हम उन्हें गाइडेड मेडिटेशन की तरह इस्तेमाल करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और फेल्प्स विजेता बन सकते हैं। तो हमने इसे अपने एक रूटीन का हिस्सा बना लिया। हम तैराकी की हर रेस के पहले कुछ एक खास रूटीन वाले एक्शंस करते थे, जैसे 7:30 बजे उठना, 8 बजे तैयार होना, 8:30 बजे नाश्ता करना, 9 बजे पूल में उतरना, स्ट्रेचिंग करना लगभग 45 मिनट, उसके बाद म्यूजिक लगाना और उसके बाद रिलैक्स करना और 12 बजे रेस में उतर जाना। अगर आप फेल्प्स से ये क्वेश्चन करें कि भाई कंपटीशन से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो केवल एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि उनका दिमाग इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो अनजाने में ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं। बीजिंग में सुबह 9:56 का समय था और रेस में केवल 4 मिनट बाकी थे। फेल्प्स अपने शुरुआती पॉइंट पर खड़े थे, धीरे धीरे अपने पंजों पर उछल रहे थे, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे थे और सुन रहे थे। जैसे ही रेस का अनाउंसमेंट करने वाले व्यक्ति ने फेल्प्स का नाम लिया, फेल्प्स हमेशा की तरह अपने शुरुआती पॉइंट पर खड़े थे और फिर एक पायदान नीचे उतरे। वो 12 साल की उम्र से ही रेस शुरू होने से पहले एक पायदान नीचे उतरकर 3 बार अपनी बाहें हवा में घुमाते थे। ये उनकी आदत थी। आज भी उन्होंने वही किया। वो एक बार फिर शुरुआती बिंदु पर आकर खड़े हो गए और अपने स्टार्टिंग एक्शन में आ गए और इसके ठीक बाद ही जैसे ही रेस शुरू करने के लिए फायर हुआ, वो पानी में कूद गए। पानी में जाते ही फेल्प्स ये जान गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि पूल का पानी उनके गॉगल्स के अंदर चला गया था। फेल्प्स ये भी नहीं जानते थे कि उनके गॉगल्स में नीचे छेद था या ऊपर। उन्होंने बस इसी उम्मीद में अपना सिर पानी से बाहर निकाल लिया कि ये छेद ज्यादा बड़ा ना हो जाए। लेकिन दूसरे मोड़ को पार करने तक उनके लिए सब कुछ धुंधला हो चुका था। फेल्प्स तीसरे मोड़ और आखिरी लैप तक पहुंच पाते इससे पहले ही उनके गॉगल्स में पानी पूरी तरह से भर गया था। अब फेल्प्स को ना तो स्विमिंग पूल के नीचे बनी लकीरें नजर आ रही थी और ना ही वो टी नजर आ रहा था जिसे उन्हें टच करना था। फेल्प्स उस समय पूरी तरह से लगभग दिशाहीन हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ओलंपिक के फाइनल में इस तरह की प्रॉब्लम सामने आने से कोई भी तैराक घबरा सकता है, लेकिन फेल्प्स एकदम शांत थे। उस दिन भी बाकी सब कुछ फेल्प्स की योजना के हिसाब से ही हुआ था। बस गॉगल्स में छेद होना उस रूटीन में एक छोटी सी रुकावट थी जिसका सामना करने के लिए फेल्प्स पहले से तैयार थे। एक बार बोमेन ने फेल्प्स को मिशिगन के स्विमिंग पूल में आंख बंद करके तैरने के लिए प्रैक्टिस कराई थी। उनका कहना था कि फेल्प्स को हर तरह की चुनौती के लिए, हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फेल्प्स अपने मानसिक दर्शन में जो दृश्य देखते थे, जो पिक्चर्स देखते थे,
उसमें कुछ एक में इस परिस्थिति का भी, इस सिचुएशन का भी सामना करने की तैयारी कराई गई थी। ठीक वही हुआ। गॉगल्स खराब होने पर फेल्प्स क्या करेंगे, इसकी मानसिक तैयारी तो वो पहले ही कर चुके थे। अपने आखिरी लैप शुरू करने से पहले ही फेल्प्स ने अंदाजा लगा लिया कि इस लैप के एंड तक करीब 19-20 स्ट्रोक्स की जरूरत है। उन्होंने गिनती शुरू की और आगे बढ़ते रहे। वो बहुत तेजी से तैर रहे थे और गॉगल्स में छेद की वजह से उनका मन परेशान नहीं था, वो एकदम शांत थे। जैसे ही उन्होंने आधा लैप पार किया, उन्होंने पूरी ताकत लगा के अपने तैरने की गति को बढ़ा दिया और अपने साथ जो तैरने वाले कॉम्पिटिटर थे उनसे बहुत आगे निकल गए। 18वें स्ट्रोक के बाद उन्हें लगने लगा कि पुल की दीवार बस आने ही वाली है और वो देखने वालों के चीखने की आवाज सुन सकते थे। उन्होंने 19वां स्ट्रोक लगाया और 20वां लगाया, पर अभी तक दीवार उनके हाथ के पास नहीं आई थी। और फिर लोगों को सुनते हुए उन्होंने एक और स्ट्रोक बहुत तेजी से लगाया और पूल की दीवार उनके हाथ को छू गई। उनका अंदाजा एकदम सही था। वो पानी से बाहर आए, गॉगल्स उतारे। स्कोर बोर्ड पर माइकल फेल्प्स का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था और सामने लिखा था WR, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। फेल्प्स ने एक और गोल्ड मेडल जीता था और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा था जब आप तैर रहे थे, तो माइकल फेल्प्स का जवाब था, मुझे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे मैंने सोचा था या जैसा मैं हर रेस में सोचता हूं। मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा था। ये मेरी लाइफ की जो छोटी छोटी सक्सेस है उन्हीं में से एक और है। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं चार्ल्स डुहिक की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट पर। सक्सेसफुल इंसान की कई आदतें होती हैं, वैसे ही सक्सेसफुल कंपनियों की भी कई आदतें होती हैं जिन्हें आप स्ट्रैटेजीज कह सकते हैं, पर यह उनका वर्क कल्चर होता है। एक ऐसी ही कंपनी का एग्जाम्पल लेकर हम यहां पर बात आगे बढ़ा सकते हैं और वो कंपनी है स्टारबक्स। स्टारबक्स जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियों ने अपने यहां काम करने वाले हजारों लोगों को लाइफ के ऐसे ऐसे गुण सिखाए हैं, ऐसी ऐसी क्वालिटीज दी हैं जिसे उनका परिवार, उनका स्कूल या फिर सोसाइटी कभी नहीं सिखा पाया। स्टारबक्स में 1,37,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। कंपनी के जो पुराने वर्कर्स हैं वो भी करीब 10 लाख के ऊपर होंगे। इस फिगर को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि स्टारबक्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टारबक्स अपने पहले साल में अपने हर वर्कर को, हर कर्मचारी को एक स्पेशल क्लास में करीब 50 घंटे ट्रेनिंग देती है। उसके बाद काउंसलर्स बैठते हैं, वो उन्हें गाइड करते हैं। उसके साथ ही स्टारबक्स बुक्स और कंटेंट देती है जो कि वहां के कर्मचारी घर पर बैठ के पढ़ते हैं। इस एजुकेशन का जो मूल है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है जिस पर उनका फोकस होता है, वो है लोगों में इच्छा शक्ति की आदत डेवलप करना। मैं कर सकता हूं, ये आदत डेवलप करना। बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने बहुत सारे रिसर्चेस में यह कहा है कि पर्सनल जो सक्सेस होती है उसमें आमतौर पर कर गुजरने की जो इच्छा होती है, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनमें सब में विल पावर की जो आदत है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने एक रिसर्च किया था क्लास 8 के लगभग 150 बच्चों के साथ, और उसमें उनके आईक्यू की जांच की गई थी। इसके अलावा उनके डिसिप्लिन और विल पावर को भी चेक किया गया था। अच्छा, पाया यह गया कि जिन बच्चों में विल पावर ज्यादा थी, इच्छा शक्ति ज्यादा थी, वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाते थे। वो अपनी क्लास में हमेशा एक्टिव रहते थे। वो हमेशा अपनी क्लास में सवाल पूछते थे, अपने आप को अपडेट रखते थे। पर वहीं जिन बच्चों में इच्छा शक्ति की कमी थी, जिन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी थी, जिन बच्चों में आगे बढ़ने की इच्छा की कमी थी, वो पढ़ाई में पीछे रहते थे। वो टीचर से नजरें चुराते थे। वो अनुशासित नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे। वो क्लासेस से भागते थे। इन्हीं रिसर्चेस से यह पता लगा कि स्टूडेंट्स की इच्छा शक्ति को, विल पावर को बढ़ाने के लिए इन्हें उनकी आदत बनाया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक रिसर्चर एंजेला डकवर्थ ने कहा, कई बार ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि जो मेहनत है वो उनकी आदत में शुमार होता है। वो उनकी आदत बन चुकी होती है। वो अलग से कोई चीज नहीं करते। रूटीन में रोज एक आदत के हिसाब से थोड़ा 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 वो आगे बढ़ते रहते हैं और सफल होते हैं।
उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या किया जाए, वो उनकी आदत में शुमार होता है। कंपनी ने 90s में जब अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को और फैलाने के लिए नई स्ट्रैटेजीज बनाई, तो उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझी। उन्होंने देखा कि अगर वो चाहते हैं कि जो कस्टमर है वो सिर्फ एक कप कॉफी के लिए $4 खर्च करे, तो कस्टमर्स को उसी लेवल का उन्हें एटमॉस्फेयर भी देना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की आदत में हो लोगों की सेवा करना, लोगों की केयर करना, और उन्हें उसी हिसाब से ट्रेन किया गया। वो एक कॉफी का कप या फिर छोटी सी नाश्ते की अगर प्लेट देने जा रहे हैं तो वो भी खुशी से परोसें, ताकि जो कस्टमर आया हुआ है उसे अच्छा लगे, उसे स्पेशल फील हो। इसीलिए स्टारबक्स ने इस बारे में रिसर्चेस कराई और उसी के हिसाब से अपने कर्मचारियों को, अपने वर्कर्स को अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सिखाया। उन्हें इतना डिसिप्लिन बनाया कि हर कस्टमर का ऑर्डर लेते हुए उन्हें अच्छा महसूस हो, और कस्टमर्स भी इस बात को रियलाइज करते थे। कंपनी की मैनेजमेंट ये समझ गई थी कि जब तक वर्कर्स काम के दौरान अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद से अलग करना नहीं सीखेंगे, तब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी, वो लोग ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें काउंसलिंग सेशंस के थ्रू खुद पर कंट्रोल करना सिखाया गया, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सिखाया गया, जिसका सीधा असर कस्टमर्स के साथ उनके बिहेवियर पर पड़ा। विल पावर के ऊपर ही एक और रिसर्च की गई थी केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में। वहां एक बड़े से हॉल में कई बच्चों को रखा गया था और साथ ही उसी कमरे में बहुत ही टेस्टी कुकीज रखी थी। जो टीचर थे, जो रिसर्चर थे, उन्होंने बच्चों को कहा कि मैं बस आधे घंटे में लौट के आता हूं। जिन बच्चों ने वेट किया उन्हें एक के बजाय 2 कुकीज मिलेंगी, और वो बाहर चले गए। उन बच्चों के ऊपर निगरानी रखी गई थी, देखा जा रहा था छुपकर कि वो क्या कर रहे हैं। पाया यह गया कि 25 बच्चों ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा और बाकी सारे बच्चों ने एक एक कुकीज उठा के खा ली। वो अपने आप को रोक नहीं पाए। जब रिसर्चर लौटे तो उन्होंने उन 25 बच्चों को 2 कुकीज दी, क्योंकि वो उनका हक बनता था। अब ये रिसर्च यहीं पर खत्म नहीं हुई। जो रिसर्चर थे उन्होंने अगले कई सालों तक उन सारे बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड रखा और पाया कि वो 25 बच्चे उन बाकी बच्चों से हमेशा आगे रहे जिन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा था। इस रिजल्ट को देखते हुए साइंटिस्ट ने और नई नई रिसर्चेस की, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि सेल्फ कंट्रोल को कैसे डेवलप किया जा सकता है। इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने पाया कि बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाने का एक सफल तरीका यह है कि वो मिठाई नजर आने पर भी अपना ध्यान बटा सकें। जिस चीज से उनको लालच आए वो उस पर कंट्रोल कर सकें, यानी कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकें, कंट्रोल रख सकें। ऐसा करने के लिए उन बच्चों को कई ट्रेनिंग दी गई, जैसे कि अगर किसी चीज से उनका मन ललचा रहा है तो वो अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने फोकस को डाइवर्ट कैसे करें। वो कोई पेंटिंग बना सकते हैं, कुछ खेल खेल सकते हैं, कुछ और इमेजिन कर सकते हैं, जिससे कि उनका ध्यान उस मिठाई से हट जाए और वो मिठाई उन्हें असली न लगकर कोई फोटो जैसी लगे। और पाया गया कि यह तरीका कामयाब था। यही आदतें लाइफ में दूसरे मौकों पर भी काम आती हैं। 80s के दशक में इस बारे में नए नए थॉट्स आने लगे, नए नए रिसर्चेस आने लगी, जिसे सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और यह माना गया कि विल पावर को, सेल्फ कंट्रोल को डेवलप किया जा सकता है। ये एक ऐसी आदत है जिसे बनाया जा सकता है, प्रैक्टिस करके इसे सिखाया जा सकता है। जिंदगी में हर चीज को ना कहें। अगर आपको हर चीज को ना कहने की आदत है तो एक बार एक्सेप्ट करने की आदत भी डालकर देखें, फायदा होगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं चार्ल्स डुहिग की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट पर। सेल्फ कंट्रोल पर, विल पावर पर बहुत सारी रिसर्चेस की गई। एक ऐसी ही रिसर्च ईयर 1992 में की गई जिसमें यह ध्यान दिया गया कि बहुत सारे लोग जो कि हर बात में ना कहते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए, उन्हें कैसे विलिंग बनाया जाए, उनकी विल पावर को, उनके सेल्फ कंट्रोल को कैसे बढ़ाया जाए। ब्रिटेन की एक साइकियाट्रिस्ट स्कॉटलैंड के एक बहुत ही बिजी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल गई। वहां पर उन्होंने प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए करीब 5 दर्जन लोगों को चुना। उनके रिसर्च का उद्देश्य था इस बात का पता लगाना कि जो लोग हर चीज पे ना कहते हैं वो कैसे हाँ कहें, वो अपनी सेल्फ कंट्रोल को कैसे बढ़ाएं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो लोग चुने गए थे वो 65 प्लस थे
उनमें से ज्यादातर लोगों की जो इनकम थी वो $10,000 के आसपास थी और उन्होंने हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई भी नहीं की थी। उनमें किसी के कूल्हे की हड्डी टूटी थी, किसी के पैर की हड्डी टूटी थी। इस तरह लगभग सबको सेम इंजरी थी। खास तौर से इस बात का ध्यान रखा गया था कि वो सारे ही एक ही ग्रुप से आए, एक ही जैसे परिवार, एक ही जैसा पैसा, सब कुछ उनका लगभग एक जैसा था। अब क्योंकि कूल्हे या घुटने की जो सर्जरी होती है वो बहुत ही तकलीफदेह होती है, तो इसमें जो मसल्स होती हैं उनको अलग करके हड्डियों को काट के फिर जोड़ना पड़ता है। अब सर्जरी के बाद बहुत दिनों तक बिस्तर में थोड़ा सा भी हिलने या पैर सीधे करने जैसी छोटी छोटी चीजें भी कोई कर नहीं सकता, बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर साथ ही ये जरूरी भी होता है कि मरीज सर्जरी के बाद होश में आए तो एक्सरसाइज करे, अपने हाथ पैर हिलाए। पर क्योंकि दर्द इतना ज्यादा होता है तो अधिकतर लोग गिव अप कर देते हैं। और इस ग्रुप के जो ज्यादातर लोग थे वो भी जो एक्सरसाइज सेशंस थे उसमें नहीं गए थे क्योंकि उन्हें डर लगता था। और ये बात वो जो साइकियाट्रिस्ट थी वो जानती थी और साथ ही वो ये जानना चाहती थी कि क्या इन लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल, विल पावर ये जगाया जा सकता है। उन्होंने सभी मरीजों को उनकी सर्जरी के बाद एक निर्देश पुस्तिका, एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट दी और उसमें उनके जो हेल्थ रिलेटेड जितने भी सेशंस थे उसके बारे में जानकारी थी, पूरी डिटेल में लिखी हुई थी। साथ ही एंड में हर बार 13 पन्ने एक्स्ट्रा जुड़े हुए थे। उन 13 पन्नों में आधी आधी लाइंस लिखी थी जिन्हें उन मरीजों को पूरा करना था। तो लाइंस कुछ यूं लिखी थी कि मेरे इस हफ्ते का टारगेट है और उसके बाद उन्हें क्या क्या करना है, वो क्या करने वाले हैं, उन लोगों ने, उन बुजुर्गों ने अपने लिए क्या प्लान बनाए हैं वो उन्हें लिखना था। ये थोड़ा सा सुनने में अटपटी बात लगती है पर उसमें यह भी लिखा था कि आप कब तक ठीक हो जाएंगे ये भी बताइए। लेकिन जब रिसर्चर्स ने 3 महीने के बाद उन सभी पेशेंट्स को चेक किया और उनकी वो जो रूटीन बुक थी उसको चेक किया, उसके हिसाब से उन्होंने उस ग्रुप को 2 टुकड़ों में बांटा। एक वो जिन्होंने प्रॉपर डिटेलिंग लिखी थी कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और एक वो जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था या थोड़ा बहुत लिखा था और छोड़ दिया था। इस रिसर्च में ये जानकारी सामने आई कि जिन लोगों ने हर क्वेश्चन का जवाब लिखा था, अपना प्लान लिखा था, वो कैसे ठीक होने वाले हैं ये लिखा था, छोटी छोटी जानकारियां लिखी थी, वो खड़े हो पा रहे थे, वो चेयर पे बैठ पा रहे थे, स्ट्रेचिंग कर पा रहे थे, वो ज्यादा हेल्दी थे। इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए उन साइकियाट्रिस्ट ने एक बुकलेट जिसमें की सारी डिटेल लिखी थी वो लोगों से साझा की, जिसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि कल जब मेरी पत्नी काम से लौट रही होगी उस समय मैं उसे बस स्टॉप पर मिलने जाऊंगा। इसके बाद उसमें इससे जुड़ी कोई छोटी छोटी चीजें लिखी थी, जैसे कि वो कितने बजे अपने घर से निकलेगा, कब निकलेगा, किस रास्ते से जाएगा, क्या पहनेगा, क्योंकि बारिश की आशंका है तो क्या वो रेनकोट साथ ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, कौन सी दवाइयां अपने साथ रखेगा, अगर ज्यादा दर्द हुआ तो वो क्या करेगा। और इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां लिखी थी और पाया गया कि जिनकी ये बुकलेट थी वो एकदम हेल्दी थे, सर्जरी के बाद भी वो खड़े हो पा रहे थे, चलने की हालत में थे। जब वो साइकियाट्रिस्ट उन बुकलेट्स को जांच रही थी, चेक कर रही थी, तब एक बात उनके सामने और आई जो सभी बुकलेट्स में एक जैसी थी। इन सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया था कि दर्द होने पर उसे कैसे रोका जाएगा, उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जैसे जिस मरीज ने बाथरूम जाने पर एक्सरसाइज की योजना बनाई थी, उसका दर्द हर बार सोफे से उठते समय बहुत बढ़ जाता था, इसलिए उसने इस दर्द को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए लिखा, सोफे से उठते ही तुरंत अगला कदम उठाकर आगे बढ़ जाऊंगा ताकि फिर से बैठने में तकलीफ ना हो। वो पेशेंट जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए बस स्टॉप जाता था, उसे शाम के इंतजार से ही पसीने छूटने लगते थे, क्योंकि हर दिन बस स्टॉप तक की उसकी जो यात्रा थी, उसकी जो जर्नी थी वो बहुत लंबी लगती थी और इसी दौरान उसे बहुत दर्द भी होता था। इसलिए पहले उसने इस बात का जायजा लिया कि उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस तरह से उसने पहले ही उन रुकावटों से निपटने का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। तो अगर इसको दूसरे नजरिए से देखें तो जो पेशेंट्स थे उन्होंने पहले ही अपने प्लान्स बना लिए थे कि अगर उन्हें दर्द हुआ तो उससे कैसे डील करेंगे। यानी कि इन प्लानिंग्स के थ्रू वो पेशेंट्स खुद को ये बता रहे थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इन पेशेंट्स ने अपने कॉमन सेंस से उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल करके क्लाउड हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट बेचा था। उन्होंने बेसिक्स को फॉलो किया, उन्होंने सहज इशारे को ढूंढा और क्लियर कट रिवॉर्ड को समझा कि अगर वो कोई काम करने जा रहे हैं, कोई आदत बनाने जा रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी और उसका एक्शन क्या होगा। जैसे अपनी पत्नी को बस स्टॉप पर मिलने जाने वाले पेशेंट ने एक सहज इशारा ढूंढा,
और वो था कि दोपहर 3:30 बजे गया है, मेरी पत्नी बस काम से घर लौट ही रही होगी। यहां उसने अपने लिए एक रिवॉर्ड रखा था, अपनी पत्नी से मिलना। जब आधा रास्ता पार करते उसका दर्द बढ़ता था और उसकी इच्छा होती कि वो अब चलने की हालत में नहीं है, तो वो उस इच्छा को नजरअंदाज कर देता, क्योंकि अब उसमें आत्म अनुशासन की आदत विकसित हो गई थी। सेल्फ कंट्रोल की जो हैबिट थी वो आ चुकी थी। जिन लोगों ने अपनी नोटबुक में कुछ नहीं लिखा था या उसे इग्नोर किया था, आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने ज्यादा इंप्रूव नहीं किया, वो बेड पर ही रहे। उन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लग गया। जिन लोगों ने अपनी प्लान्स लिखे थे, अपने आप को बताया था कि इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें क्या करना है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए, ठीक हो गए। कहने का मतलब सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, खुद को ये बताते रहने की आदत कि तुम कर सकते हो, सबसे अच्छी आदतों में से एक है। अपना कर देखिए।